हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल ईजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी क्लास 12 बायोलॉजी की होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बायोलॉजी के मैं 2 सेट पेपर की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहले सेट पेपर की वीडियो को पहले मैंने पीडीएफ के रूप में, इसके बाद मैंने बोर्ड पर भी उसे समझाया था और आप लोगों को भी समझ में आ गया था। जबकि दूसरे सेट पेपर की मैंने सिर्फ पीडीएफ के रूप में वीडियो अपलोड की है और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जल्द ही मैं उस सेट पेपर की वीडियो को बोर्ड पर आप लोगों को समझा सकूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट ना रहे। आज के हमारा ये तीसरा सेट पेपर होगा। ये हमारे तीसरे सेट पेपर की पहली वीडियो होगी, जो कि हमारी पीडीएफ के रूप में है और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए दूसरे और तीसरे सेट पेपर की वीडियो को बोर्ड पर समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए इस सेट पेपर का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन हमारा दिया है स्क्रीन पर। कृत्रिम परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृत्रिम परागण होता क्या है, तो इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले सेट पेपर में बताया था कि परागण क्या होता है। परागण का मतलब होता है कि पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या फिर दूसरे पुष्प के परागवर्ती कागर पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। परागण मैंने बताया था कि 3 प्रकार का होता है। पहला होता था आपका कौन सा, पहला मैंने बताया था कि पहला जो होता है आपका स्वपरागण, दूसरा मैंने बताया था परपरागण, तीसरा मैंने बताया था कृत्रिम परागण। स्वपरागण में क्या होता था दोस्तों कि जो पुष्प के परागकण होते थे वो उसी पुष्प के वर्ती कागर पर पहुंच जाते थे, तो उसे हमने कहा था स्वपरागण। परपरागण में क्या होते थे कि परपरागण में जो पुष्प के परागकण होते थे वो उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्ती कागर पर पहुंच जाते थे। जबकि कृत्रिम परागण में क्या होता है, तो यही क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछा गया, कृत्रिम परागण। तो कृत्रिम परागण में दोस्तों ध्यान रखना कि जब हमें अपनी इच्छा के अनुसार कोई पादप चाहिए होगा, तब हमें अपनी इच्छा के अनुसार पादप प्राप्त करना है, तब हमारे लिए कृत्रिम परागण का उपयोग करना होगा। कृत्रिम परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पौधे के वर्ती कागर पर क्या कर दिया था, छोड़ दिया जाता है, तब वो कहलाता है आपका कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण में क्या होता है, कृत्रिम परागण किसी माध्यम के द्वारा भी हो सकता है। तो आइए यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है, इसी थ्योरी को हम समझते हैं पहले, इसके बाद फिर मैं समझाता हूँ। सर्वश्रेष्ठ लक्षणों एवं नई जाति को उत्पन्न करने के लिए किया जाने वाला संकरण कृत्रिम संकरण या कृत्रिम परागण कहलाता है। देखो यहाँ पर ये बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ लक्षण मतलब हमें ऐसा पादप चाहिए जिसमें उसके लक्षण दूसरे पौधों की अपेक्षा हटके हों और हमें नई प्रजाति प्राप्त करना है, तब हमें कृत्रिम परागण करना होगा, ना कि हमारे लिए स्वपरागण और परपरागण करना होगा। कृत्रिम परागण में होता क्या है, कृत्रिम परागण में कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को, ध्यान रखना, किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छा अनुसार मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे पादप के वर्ती कागर पर पहुंचाया जाता है। हमने क्या बताया, कृत्रिम परागण में कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को उस स्वेच्छा के अनुसार मतलब अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे पादप के वर्ती कागर पर पहुंचाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपनी इच्छा अनुसार पादप प्राप्त होते हैं। यही आपका कहलाता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण कराने के लिए आपको 2 प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से होते हैं, मतलब एक होता है आपका विपुंसन और दूसरा होता है थैलीकरण, या फिर आप कह सकते हैं कि स्वपरागण या परपरागण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आपको इन 2 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कृत्रिम परागण में भी ये चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। पहला है आपका विपुंसन और दूसरा है थैलीकरण। तो आपको ये समझ में आ गया कि कृत्रिम परागण में क्या होता है। कृत्रिम परागण में कृत्रिम ढंग से पराग कणों को अपनी इच्छा अनुसार दूसरे पौधे के वर्ती कागर पर पहुंचाया जाता है। जब वहां पर वो पहुंच जाते हैं तो नर युग्मक अर्थात पराग कण बीजांड के साथ मिलकर के भ्रूण बना लेते हैं और फिर भ्रूण से नया बीज बनता है और बीज से फिर नया पौधा प्राप्त होता है। पहला है आपका विपुंसन। इन 2 चीज़ों को आपको जानना जरूरी है, जैसे लिखा है यहाँ पर आवश्यक है। तो पहला होता है विपुंसन, दूसरा होता है थैलीकरण। तो मैं आपको समझा दूँ कि विपुंसन में क्या होता है कि विपुंसन में
जो पुष्प का नर भाग होता है अर्थात पुंकेसर होता है अर्थात पुमंग होता है, उसे कैंची या फिर चिमटी की सहायता से काट दिया जाता है। क्यों काटा जाता है? क्योंकि यदि अगर आप नहीं काटोगे तो जो पुष्प के परागकण हैं वो उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे या फिर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। हमें नर युग्मक अर्थात जो परागकण हैं अपनी इच्छा अनुसार दूसरे पादप पर पहुंचाना है, इसलिए इस एक प्रक्रिया को करना आवश्यक होता है। इसमें पुष्प के पराग कोषों को उनके मात्र पौधे से चिमटी या फिर कैंची की सहायता से निकाला जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में क्या होता है? चयन किया जाता है। जब आपने नर युग्मक को निकाल दिया, नर भाग को निकाल दिया, तो बचा क्या? आपका मादा भाग। तो इस पौधे का जो चयन होता है वो किसके रूप में होता है? उसका चयन होता है मादा जनक के रूप में होता है। तो आपको विपुंसन समझ में आ गया कि विपुंसन में क्या होता है कि इसमें पुष्प के पराग कोषों को उनके मात्र पौधे से चिमटी की सहायता से निकाला जाता है एवं इस पुष्प का जो चयन होता है वो मादा जनक के रूप में होता है। थैलीकरण में क्या होता है दोस्तों? थैलीकरण में इसे बैंगिंग या बोरा वस्त्राकरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में परागण को रोकने के लिए उसके वर्तिकाग्र को थैली की सहायता से बांध दिया जाता है जिससे परागण की क्रिया न हो। थैलीकरण में क्या होता है कि जो पुष्प का नर भाग होता है, जैसे मैंने बताया था कि पुष्प का नर भाग नहीं सॉरी मादा भाग होता है, ये कहलाता, ऊपर का भाग कहलाता आपका वर्तिकाग्र, ये यहाँ से कहलाता वर्तिका, और ये जो बीच का भाग होता है ये कहलाता अंडाशय। तो इस थैलीकरण में क्या होता है कि जो पुष्प का वर्तिकाग्र होता है उसे थैली की सहायता से या फिर कपड़े की सहायता से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, जिससे जो पुष्प के अन्य पुष्प के जो परागकण होंगे उसके वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि यदि वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वर्तिकाग्र से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जिसके कारण से वहां से एक परागनलिका निकलने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को हमें रोकना है, इसलिए हम उसके वर्तिकाग्र को थैली की सहायता से या फिर कपड़े की सहायता से क्या करेंगे? बांध देंगे, जिससे परागण की क्रिया ना हो सके। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा कि कृत्रिम परागण क्या होता है और कृत्रिम परागण के लिए कौन कौन से प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम समझते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बीजों की प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। बीजों की यहाँ पर प्रकीर्णन है, आपको समझ लेना, यहाँ पर क्या है? प्रकीर्णन। बीजों की प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। तो बीजों की प्रकीर्णन विधि क्या होती है? तो देखो यहाँ पर दिया है, बीजों का अपने मात्र पादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। बीज जो होते हैं, बीज अपने पौधे से ही यदि दूर दूर फैल जाते हैं तो वो विधि कहलाती है आपकी प्रकीर्णन। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकीर्णन में क्या होता है कि बीजों का मात्र पादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों में प्रकीर्णन निम्नलिखित प्रकार से होता है: वायु द्वारा, जल द्वारा, विस्फोट द्वारा, जंतुओं द्वारा। तो प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया कि प्रकीर्णन में क्या होता है कि बीजों का मात्र पादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों में प्रकीर्णन निम्न प्रकार से होता है: वो वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है, जल द्वारा भी होता है, विस्फोट द्वारा भी होता है, जंतुओं द्वारा। वायु द्वारा कैसा होता है? वायु का मतलब ऐसे होता है कि यदि किसी पौधे में बीज जो होते पक जाते हैं या फिर उसी पुष्प के पराग कोष के अंदर रहते हैं या फिर किसी के अंदर भी रहते हैं, और जब वो हवा चलती है तो वो क्या होती है? बहुत तेज़ हवा चलती है, तो जो उसके बीज होते हैं हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो वायु द्वारा किन किन में होता है? सिनकोना में होता है, पाइनस में होता है, एंटीराइनम में होता है, सालसोला में होता है। जल द्वारा कुमुंदनी में होता है, कमल में होता है। विस्फोट द्वारा गुलमेहंदी में होता है, जिरेनियम में होता है, अरण्य में होता है। जबकि जंतुओं द्वारा चोर काटा और लठ जीरा में होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकीर्णन क्या होती है। तो जीवों में प्रकीर्णन विधि को आप कैसे समझेंगे कि जो बीज होते हैं अपने मात्र पौधे से यदि दूर दूर फैल जाते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी प्रकीर्णन कहलाती है। इसका महत्व क्या है? इसके फायदे क्या हैं प्रकीर्णन के? तो आइए इसके 3 फायदे मैंने लिखे हैं, यहाँ पर बताया गया। फलों का बीजों के इस प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित लाभ होते हैं। वो लाभ कौन कौन से होते हैं? पादपों में बने सभी बीज व फल एक स्थान पर एकत्रित रूप से अंकुरित ना होकर अलग अलग स्थान पर अंकुरित होते हैं। क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि जैसे अभी गर्मियों का समय आ रहा है तो कुछ पौधे के जो बीज होते हैं वो पक जाते हैं और गर्मियों में वो उसी स्थान पर गिर जाते हैं। जब वो उसी स्थान पर गिर जाते हैं, जब वो बरसात होती है तो बरसात होने के बाद वो एक ही स्थान पर क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपका जैसे गुलमोहर का पौधा है या फिर कनेर का पौधा है या फिर कोई भी पौधे हों, जब बरसात में आप देखते हैं तो वहाँ पर इकट्ठे क्या होने लगते हैं? अंकुरित होने लगते हैं और इकट्ठे वहाँ पर बीज
वहाँ पर सॉरी कह सकते हैं कि वहाँ पर पौधे बनने लगते हैं। और जब ये आपकी प्रकीर्णन विधि होगी तो इसका फायदा क्या होगा कि वो हवा चलेगी तो हवा से इधर उधर फैलने लगेंगे और वहाँ पर नए पौधे का जन्म होगा या फिर नए पौधे उगने लगेंगे। अगर आपने देखा भी होगा तो कई स्थानों पर ऐसे होते हैं कि वहाँ पर पौधे भी नहीं होते और वहाँ पर नए प्रकार के पौधे उगने लगते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही एकमात्र कारण वो है प्रकीर्णन, क्योंकि जब हवा से उड़ते हैं तो वहाँ पर बीज आ जाते हैं और बरसात में वो पौधे उगने लगते हैं। तो एक फायदा तो आपका यही है कि पादपों में बने सभी बीज फल एक स्थान पर एकत्रित रूप से अंकुरित ना होकर अलग अलग स्थानों पर क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। अंकुरित आप समझते होंगे। यदि यह प्रक्रिया ना हो तथा सभी पादप एक ही स्थान पर उग जाएं तो उनमें जीवन संघर्ष हेतु संघर्ष बढ़ जाता है, जिससे कुछ हद तक पादपों की जो प्रजाति होती हैं वो प्रभावित होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रक्रिया ना हो तो सभी पादप एक ही स्थान पर उग जाएंगे। जब वो एक ही स्थान पर उग जाएंगे तो उनमें जीवन संघर्ष क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जैसे एक स्थान पर 100 पौधे उगते हैं, एक ही जाति के 100 पौधे उगते हैं, तब वहाँ पर जल की कमी है, तब वो जल की कमी के कारण उनमें क्या होगा? उन पौधों में जीवन संघर्ष बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर वहाँ पर एक पौधा होता है तो उस पौधे का जीवन यापन अच्छे से हो पाएगा, लेकिन वहाँ पर एक के स्थान पर 100 पौधे होंगे तो उनका जीवन यापन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, जिससे कुछ हद तक पादपों की जो प्रजाति होती है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो लाभ है वो है प्रकीर्णन द्वारा बीज भिन्न भिन्न वातावरणीय दशाओं में पहुँच जाते हैं, जिससे पादपों में नए वातावरण के बीच अनुकूलन आ जाते हैं। पादपों में भिन्नताएं पाई जाती हैं तथा नई जाति के उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्या होता है कि जब वहाँ पर जो प्रकीर्णन के द्वारा पादप अन्य अन्य दिशाओं में पहुँच जाते हैं और अन्य अन्य दिशाओं में पहुँचने के कारण अलग अलग दिशाओं का अलग अलग जलवायु अलग अलग होती है और उसी पौधों का या फिर उन्हीं पौधों का अलग अलग वायु में जीवन यापन शुरू हो जाता है, जिससे नई जाति के उत्पन्न होने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि बीजों की प्रकीर्णन विधि क्या होती है। अब आइए अब हम समझते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि शुक्र जनन या अंड जनन में समानता एवं अंतर बताइए। तो मैंने बताया था कि शुक्र जनन या फिर अंड जनन क्या होता है। तो मैंने ये बताया था कि जनन शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति होना या फिर निर्माण होना। तो जहाँ पर जनन शब्द जुड़ जाता है उसका अर्थ ही होता है निर्माण होना। तो यहाँ पर जुड़ गया शुक्र के पीछे जनन जुड़ गया या शुक्राणु के पीछे जनन जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्र जनन कहलाएगा। अंडाणु का निर्माण होना अंड जनन कहलाएगा, या फिर कह सकते हैं अंडाशय या फिर अंडे का बनना ही क्या कहलाएगा दोस्त? तो अंड जनन कहलाएगा। तो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन में देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में, आपको पता है नर में, मनुष्य के नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। और जब हमने बताया था कि वृषण जो होते हैं वृषण कोश के अंदर उपस्थित होते हैं और वृषण कोश का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए। तो मैंने ये बता दिया था और इसके बाद बताया था कि जब हम एक वृषण का अध्ययन करते हैं तो एक वृषण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि एक वृषण के अंदर 250 पिंडक या 250 वृषण पालकाएँ होती हैं। और जब उस वृषण के अंदर उन पिंडकों के अंदर देखते हैं तो 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके अंदर ही 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है सर्टोली कोशिकाएं, जबकि दूसरी क्या होती है? दूसरी आपकी होती है, मैंने बताया था, शुक्रजनन नलिका। शुक्रजन नलिका के अंदर या शुक्राणु जनन नलिका के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो हमारा क्वेश्चन वो नहीं, हमारा क्वेश्चन है शुक्र जनन या शुक्राणु जनन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन के द्वारा प्रभावित होती है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कुछ जगह खाली होती है जहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं या फिर अंतराली कोशिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन का क्या होता था? स्रावण होता था। तो यहाँ पर यही बताया गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन कहलाती है। आपको समझ में आ गया? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो यह प्रक्रिया नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन द्वारा संपन्न होती है या फिर प्रभावित होती है।
अगली हेडिंग है हमारे अंडाणु जनन। तो मादा में अंडाशयों की, मादा में आप लोगों को पता है अंडाणु का निर्माण होता है और हर महीने में मंथली साइकिल प्रोसेस या फिर मासिक धर्म या फिर रजु धर्म की प्रक्रिया के द्वारा एक महीने में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि मादा में अंडाशयों की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है अंड जनन कहलाती है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणु का बनना, अंड जनन का मतलब होता है अंडाणु का बनना। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है किसी जीव के जीनों की संरचना में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो जीन होती है गुणसूत्र पर उपस्थित एक रचना होती है और उसी रचना अर्थात संरचना अर्थात जिसको हमने जीन नाम दिया, तो जीन की संरचना में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। इन परिवर्तनों के कारण ही संतान अपने जनक से भिन्न होती है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि जो जीन में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम उत्परिवर्तन करते हैं और उत्परिवर्तन में जब परिवर्तन होता है तो उनके गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है और जब गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है तो उनके शरीर की जो संतान होती है, जो कह सकते हैं संतान होती है, उसमें भी परिवर्तन होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं? पहला होता है आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में यानी जीन की संख्या में होने वाले परिवर्तन या फिर बदलाव को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है कि इसमें जीन की रासायनिक संरचना में क्या जाता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि उत्परिवर्तन क्या होता है। तो आप लिख देंगे किसी जीव के जीनों की संरचना में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। इन उत्परिवर्तनों के कारण ही संतान अपने जनक से भिन्न हो जाती है। यह कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये कोडोन तथा एंटी कोडोन में अंतर बताइए। तो आइए समझते हैं कोडोन में क्या होता है। एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले डीएनए होता है। डीएनए में ट्रांसलेशन प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, ट्रांसलेशन प्रक्रिया के दौरान एमआरएनए का निर्माण होता है। किसका, एमआरएनए का निर्माण होता है। सबसे पहले डीएनए होता है और डीएनए में ट्रांसलेशन प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। तो आइए समझते कोडोन तथा आनुवंशिक कूट। तो एमआरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारों का वह क्रम, कोडिंग क्या होती है, तो कोडोन में जो होता है कि एमआरएनए अणु होते हैं स्थित नाइट्रोजन क्षारों का वह क्रम होता है। कोडोन क्या होता है, एक क्रम होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के बाद संदेश निहित होते हैं। एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश देने वाले 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह प्रकूट या कोडोन कहलाता है। देखो इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर बेसिक तरीके से समझा पाऊंगा, फिर भी आपको बता देता हूं कि जो कोडोन होती है ये एमआरएनए का क्या होता है, एक कोड होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण। देखो प्रोटीन संश्लेषण में आपको बता दूँ क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर डीएनए दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर डीएनए है, डीएनए से यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या होगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है क्या कहलाती है, आपकी प्रोटीन संश्लेषण। तो यहाँ पर देखो यही बताया गया कि एमआरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारों का वह क्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के बाद संदेश निहित हो जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसको ही हम कहते हैं कोडोन। एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश देने वाले 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह कोडोन कहलाता है। कितने न्यूक्लियोटाइड का, 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, एंटी कोडोन में क्या होता है, कोडोन एमआरएनए पर होता है, जबकि एंटी कोडोन टीआरएनए, जो कोडोन होती है वो एमआरएनए में होता है, जबकि एंटी कोडोन यह टीआरएनए पर स्थित होता है। इस भुजा में 5 क्षार, इसमें 5 क्षार युग्म तथा 7 अयुग्मित नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। यह भुजा एमआरएनए पर स्थित कूटों में जुड़ती है। आपको समझ में है, ये समझना है कि यहाँ पर जो एंटी कोडोन होती है ये आपके टीआरएनए पर क्या होता है, स्थित होता है। और टीआरएनए पर स्थित होने पर इसमें भुजा जो 5 क्षार युग्म होती है तथा 7 अयुग्मित नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। यह भुजा एमआरएनए पर स्थित कूटों में जुड़ती है। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए बोर्ड पर बेसिक अच्छे तरीके से समझा दूंगा, अभी आप एडजस्ट करें और याद करने की कोशिश करें।
अगला क्वेश्चन आपका है पीलिया रोग क्या है, यह रोग कैसे उत्पन्न होता है। तो आइए समझते हैं। यह विषाणु से होने वाला रोग है। पीलिया क्या है, एक रोग है और किसके द्वारा होता है, विषाणु या तो वायरस से होने वाला रोग है। इसे सामान्य भाषा में पीलिया ही कहते हैं। पीलिया क्या है, यह विषाणु से होने वाला रोग है और इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पीलिया ही कहते हैं। कारण क्या है, तो इसका कारण है कि यकृत में सूजन आ जाने के कारण यकृत का आकार बढ़ जाता है। यकृत में सूजन आ जाने के कारण यकृत का आकार बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस, पीलिया को हम क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस या पीलिया 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ABCDE। इसके लक्षण क्या हैं दोस्तों, तो इसके लक्षण आपको बता दूं कि पीलिया रोग के लक्षण क्या हैं। ज्वर अर्थात बुखार आता है, जबकि क्या होता है, उल्टी आती हैं। यकृत का जो यकृत बोले तो लीवर का आकार बढ़ जाता है। पीलिया आदि के लक्षण हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके परीक्षण क्या अर्थात टेस्ट कौन सा है, तो आपको SBT ध्यान रखना है, सीरम बिलियमटम टेस्ट, जबकि एलिसा ध्यान रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये इसके 2 परीक्षण है। कौन कौन से हैं, SBT, दूसरा क्या है आपका एलिसा। कौन सा है आपका एलिसा। तो पीलिया के 2 लक्षण, वो क्या बोलते हैं, पीलिया के 2 टेस्ट कौन से हैं, तो SBT और एलिसा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा वो है बाह्य मल उपचार में विभिन्न चरणों को समझाइए। बाह्य मल उपचार में विभिन्न चरणों को समझाइए। तो बाह्य मल होता क्या है, तो मैं बता दूं कि बाह्य मल का मतलब होता है कि जो नगर होते हैं, नगर से जो दूषित जल निकलता है, उस दूषित जल को ही हम क्या कहते हैं, बाह्य मल कहते हैं। बाह्य मल में आपको बता दूं कि बाह्य मल में जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, बोतलें वगैरह और भी अन्य चीज़ें मिश्रित होती हैं। और वही बाह्य मल क्या होता है, बाह्य जल होता है, बाह्य मल होता है, उनका संपर्क सीधे नदियों से होता है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, जमुना नदी, ठीक है, सरस्वती नदी, ये बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उनका संपर्क सीधे इन बाह्य मल से होता है। और ये मैं बता दूं कि जो बाह्य मल होता है, बाह्य मल में रोगजनक जीवाणु पाए जाते हैं, और जब वो रोगजनक जीवाणु उस नदी में पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, रोग उत्पन्न करेंगे। क्योंकि कहीं कहीं पर जो नदियों का पानी होता है वो पीने के काम में लाया जाता है, अर्थात पीने योग्य होता है। और जब वो बाह्य मल उसमें जाएगा, बाह्य जल उसमें जाएगा तो रोग उत्पन्न करेंगे। क्यों रोग तो उत्पन्न करेंगे, जब वो जल लोग उसको पिएंगे, तो जब लोग उस जल को पिएंगे तब उनके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं एक एक करके। जैसा कि आपको दिख रहा है कि नगर के व्यर्थ जल को हम क्या कहते हैं, बाह्य मल कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आएगी। नगर के व्यर्थ जल को हम क्या कहते हैं, बाह्य मल कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनक होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो जीव पाए जाते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं, रोगजनक अर्थात रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, विसर्जन से पूर्व बाह्य मल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव बाह्य मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो सके। इसी प्रक्रिया को बाह्य मल उपचार कहते हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न होती है। नहीं आया समझ, देखो यहाँ पर समझें। नगर के व्यर्थ जल को हम क्या कहते हैं, बाह्य मल कहते हैं। इतनी बात समझिएगी। जो नगर शहरों से निकलने वाले जो व्यर्थ जल होता है, जैसे आपका घर से निकला हुआ जो जल होता है वो नालियों से जुड़ जाता है, जो भी आपका गंदा जल होता है वो भी नालियों से जुड़ जाता है, और वो नालियों का संपर्क तालाबों या फिर नदियों से कर देते, तो वही तो बाह्य मल है। तो यहीं पर बताया गया नगर के व्यर्थ जल को क्या कहते हैं, बाह्य मल कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ आए। उस जल में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः कैसे होते हैं, रोग जनकी होते हैं अर्थात रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इतनी बात आपको समझ आएगी। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, यदि आप उसे सीधा विसर्जित कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर उसका संपर्क, यानी सीधी बात है, जो जल होगा नदियों में जाएगा, और नदियों में जब पहले से उसमें क्या है, रोगजनक जीवाणु पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, उस जल में रोगजनक जीवाणु पाए जाएंगे, और फिर उसी जल का अगर इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। विसर्जन से पूर्व बाह्य मल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, बाह्य मल संयंत्र में किया जाता है। बाह्य मल संयंत्र क्या होता है तो मैं आपको समझा दूंगा बोर्ड पर में किया जाता है
ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो सके। क्या हो सके? प्रदूषण मुक्त, यानी जो उसमें जीव हैं वो जीव क्या हो सके? समाप्त हो सकें। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाह्य मल उपचार कहते हैं। यह उपचार निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण क्या आपका? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या होता है दोस्तों कि जो उसमें बड़ा बड़ा कूड़ा करकट होता है उसको हम निकालते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में बाह्य मल में बड़े छोटे कण निस्पंदन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। पहले उपचार में क्या होता है? मूलभूत रूप से इस पद में बाह्य मल के जो बड़े बड़े छोटे बड़े कण होते हैं उसे निसादन प्रक्रिया या फिर अवसादन प्रक्रिया के द्वारा अलग कर लिया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में क्या होता है? शुरुआत में तैरते हुए कूड़े करकट को हटा लिया जाता है। जो बड़ा बड़ा कूड़ा करकट होता है उसे क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। इसके बाद ग्रेट को, जो ग्रेट होता है जिसके बाद बचा हुआ जो जल होगा जो उसे क्या कहेंगे? ग्रेट को प्राथमिक शेल्टरिंग टैंक में अवसादन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। मतलब बड़े बड़े टैंक होते हैं उसमें क्या कर देता है? मतलब उसमें भेज दिया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक के नीचे बैठ जाते हैं बहिस्राव का निर्माण करते हैं और उस बहिस्राव को द्वितीयक उपचार के लिए भेजा जाता है। तो देखो प्राथमिक उपचार में आप इतना समझें कि प्राथमिक उपचार में जो बड़ा कूड़ा करकट होता है उसे क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है और उस जल को दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है, अर्थात द्वितीय उपचार के लिए भेज दिया जाता है। आइए अब हम समझते हैं यहाँ पर प्राथमिक बहिस्राव द्वितीयक उपचार में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिक उपचार में क्या होता है? बड़े बड़े कूड़ा करकट होता है उसको निकाल लिया जाता है। द्वितीयक में क्या होता है? तो जैसा यहाँ पर दिया है कि प्राथमिक बहिस्राव मतलब जो उसमें से कूड़ा करकट निकाल दिया गया था इसके बाद बची हुई जल को क्या कहा? प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है। अब उस जल को हम क्या करेंगे? बड़े बड़े जो वायु वाले टैंक होंगे जिसमें हम वायु को प्रवाहित कराते हैं, तो प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है और वायु को इसमें पंप कराया जाता है, अर्थात वायु उसमें भेजी जाती है। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ऊड़क के रूप में होती है। दोस्तों ऊड़क क्या होता है? जिस सूक्ष्म जीवों का क्या होता है? झुंड होता है। उन सूक्ष्म जीवों के झुंड को ही हम क्या नाम देते हैं? ऊड़क। ऊड़क के रूप में होने लगती है। जो सूक्ष्म जीव होंगे, परपोषी सूक्ष्म जीव होंगे, जो क्या करेंगे? उसमें रोगजनक जीवाणु उनको क्या कर लेंगे? उनके लिए समाप्त कर देंगे। वृद्धि के दौरान ये सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो यानी रोगजनक जीवाणु थे या फिर कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की क्या करता है? खपत करता है। खपत का मतलब उनको नुकसान करता है। यही बहिस्राव के बीओडी को महत्वपूर्ण रूप में घटाने लगते हैं। बीओडी का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, बीओडी का पूरा नाम होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड, वायु ऑक्सीजन डिमांड। तो यह बहिस्राव के बीओडी को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है, अर्थात बीओडी उसे हम कहते हैं, उस मात्रा को कहते हैं जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। तो बीओडी क्या है? तो बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को कहते हैं जो जीवाणुओं द्वारा यानी अच्छे जीवाणु जो रोगजनक जीवाणु को समाप्त करते हैं, जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत करता है और उन कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देता है? उन कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। इसके बाद है बाह्य मल का उपचार तब तक किया जाता है। बाह्य मल का उपचार कब तक किया जाता है? तब तक किया जाता है जब तक कि बीओडी की मात्रा घट ना जाए। यानी इस प्रकार से करते जाते तब तक बीओडी की मात्रा घट नहीं जाए। बीओडी का मतलब क्या है? वायु ऑक्सीजन डिमांड। मतलब तब तक करते जाते जब तक कि वो रोगजनक जीवाणु पूरी तरह से क्या नहीं हो जाती? ऑक्सीकृत नहीं हो जाती, अर्थात समाप्त नहीं हो जाते हैं। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब इसकी प्रदूषण क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। जो व्यर्थ जल है, जो बाह्य मल है, उसका बीओडी अधिक होगा तो उसकी प्रदूषण क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। तो एक बार बाह्य मल का यानी जब तक हम बाह्य मल का बीओडी तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि पूरी तरह से क्या नहीं हो जाती है? उसमें जो जीवाणु हैं वो क्या नहीं हो जाती? समाप्त नहीं हो जाती है। और यही प्रक्रिया आगे जारी रहती है और जीवाणु की मदद से बाह्य मल को क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है। तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? जैव एक अधिकार है। जैव एक अधिकार है। जैव एक अधिकार को समझते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग तकनीक का पंजीकरण जैव एकाधिकार कहलाता है। जैव एकाधिकार क्या है? कि जैव प्रौद्योगिकी, जैव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए
जैव प्रौद्योगिकी में पाठ पढ़ा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग तकनीक का पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन ही क्या कहलाता है, जैव एक अधिकार कहलाता है। जैसे आधार कार्ड होता है वैसे जैव अधिकार भी होता है। जैव अधिकार निम्नलिखित के लिए दिए जाते हैं। किन किन के लिए दिए जाते हैं, तो पौधे एवं जंतुओं के आनुवांशिक रूपांतरित विभेद के लिए दिए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों में विभेद के लिए दिए जाते हैं, उत्पाद तथा उत्पादक प्रक्रियाएं के लिए दिए जाते हैं, डीएनए क्रमों तथा उनके द्वारा कोडित प्रोटीन के लिए दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप मैं बोर्ड पर अच्छे से समझा दूंगा, फिर भी आप लोग अभी नोट्स बना लें और याद कर लें। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8318451106 पर मुझे व्हाट्सअप करें, हाय लिखें, मैं आप लोगों के लिए भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन जो दिया है वो है सहभोज्यता किसे कहते हैं। तो आइए इसी क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर समझा दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझा देता हूँ कि सहभोज्यता क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है, जब एक जीव या पादप, ध्यान रखना, जब एक जीव या पादप या पेड़ पौधा बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुँचाए लाभान्वित करते हैं तो इसे सहभोज्यता कहते हैं। सहभोज्यता का मतलब क्या है कि जब एक पादप या जीव दूसरे पादप को नुकसान नहीं पहुँचाए और वो उसे क्या कर दे, लाभान्वित करे, लाभ पहुँचाए, तो इसे क्या कहते हैं, सहभोज्यता कहते हैं। देखो यहाँ पर बताया कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव को हानि पहुँचाए लाभान्वित होता है, मतलब खुद ही लाभान्वित होता है, मतलब खुद लाभ लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, सहभोज्यता कहते हैं। मतलब वो दूसरे पादप को या फिर जीव से लाभ लेना चाह रहा लेकिन वो उसको क्या नहीं पहुंचाए, लाभ यानी हानि नहीं पहुंचाए, तब उसे हम कहते हैं सहभोज्यता कहते हैं। सहभोज्यता क्या है, जब एक जीव या पादप किसी दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए लाभान्वित होता है तो उसे क्या कहते हैं, सहभोज्यता कहते हैं। कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, आर्किड है, आरोही या कंठलताएं, ये इनके उदाहरण हैं। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे को समझते हैं। यदि दोनों सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित करें, मतलब एक जीव दूसरे जीव से लाभ ले रहा है, तो यदि इनमें संबंध हो बिना ही परस्पर लाभान्वित होते हैं तो इसे आदि सहयोग कहते हैं। जैसे मूल परिवेश सूक्ष्म वनस्पति जात के अन्य जीव के ऊपर रहता है तथा उसे सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यहाँ पर यह बताया कि यदि दोनों जीवों के मध्य जो एक जीव दूसरे जीव से लाभ ले रहा है, यदि वो एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं तो इसे आदि सहयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि सहयोग कहते हैं। जैसे मूल परिवेश सूक्ष्म वनस्पति जात के अन्य जीव के ऊपर रहता है, निर्भर रहता है तथा उसे सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अगला दिया यहाँ पर पॉइंट दिया है कि सहभागिता दो जिलों के मध्य होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें जिले नहीं है, मतलब यहाँ पर जाति है, यहाँ पर ध्यान रखना दो जाति हैं, मिस्टेक हो गया लिखने वाले को। तो सहभागिता या फिर सहभोज्यता दो जाति के मध्य होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति क्या रहती है, हमेशा अप्रभावित रहती है, अर्थात उसे कोई भी लाभ नहीं होता और ना ही कोई हानि होती है। जैसे आम का वृक्ष, आम के वृक्ष में क्या होता है, दूसरा पौधा होता है वो उससे लाभ भी ले लेता है और उसको कोई भी हानि नहीं होती है। इसके लिए मैं समझा दूंगा बोर्ड पर। आइए अगला हम क्वेश्चन समझते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो रही है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में अनुप्रयोग को बताइए। तो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके फिनोटाइप में बदलाव करना आनुवांशिक इंजीनियर कहलाती है। आनुवांशिक इंजीनियर होती क्या है, तो आइए मैं इस चीज़ को अपने मन से समझा देता हूँ, अपने हिसाब से समझा देता हूँ कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जैसे यदि आपको अपनी इच्छा के अनुसार कोई दवा बनानी है या फिर कोई नए प्रकार का पौधा प्राप्त करना है या फिर कोई नई प्रकार की दवा बनानी है, तब आपको आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करना चाहिए। इसमें होता क्या है, इसमें एक पौधे या फिर एक जीव का डीएनए लेते हैं और दूसरे जीव का डीएनए लेते हैं और एक नए प्रकार का डीएनए बनाते हैं और उस डीएनए से नई प्रकार की इंसुलिन तैयार करते हैं, फिर दवाई तैयार करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है, जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके फिनोटाइप में बदलाव करना आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है। देखो ये बताया कि आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए में आपको क्या करना है, डीएनए के जीनोटाइप या फिनोटाइप में बदलाव करना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाती है।
आनुवांशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाना, जैसा कि मैंने अभी बताया। डीएनए की मरम्मत करना, डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटाकर, जोड़कर या फिर विस्थापित करके इच्छित संरचना वाले नए डीएनए अणु का संश्लेषण, जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेश करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है, या फिर इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जो आपको सीधी बात है कि नए प्रकार का डीएनए बनाना हो या फिर दूसरे प्रकार का डीएनए बनाना हो, तब आपके लिए यहाँ पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करना होगा। इस प्रक्रिया में होता क्या, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। इस प्रक्रिया में दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर नए डीएनए बनाया जाता है और बैक्टीरिया में पहुँच इसकी अनेक प्रतिलिपि तैयार की जाती हैं। इस प्रकार दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए खंडों के जुड़ने से बने डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इसके जुड़ने की प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। देखो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मैं बता दूं कि एक गोलाकार डीएनए है और यहाँ पर एक रेखाकार डीएनए। इस डीएनए के आधे भाग को यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस भाग को हमने यहाँ से जैसे काट दिया है, ठीक है, और इस भाग को काट करके इस भाग को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो जो हमारा जो डीएनए बनेगा, एक जो नए प्रकार का डीएनए बन जाएगा, उस डीएनए को जैसे समझना यहाँ पर, जैसे आपका एक ये डीएनए क्या है, एक डीएनए ये है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नए प्रकार का डीएनए हम जोड़ेंगे। यहाँ पर इतने भाग में एक नए प्रकार का डीएनए, इसको काट देंगे और काटने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक नए प्रकार की यहाँ पर डीएनए को लाएंगे और यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो ये एक जो नए प्रकार का जो डीएनए बन गया, इस डीएनए को हमने क्या नाम दिया, इस डीएनए को हमने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस प्रक्रिया को क्या कहा हमने, रिकॉम्बिनेशन। क्या कहा, रिकॉम्बिनेशन। आपको समझ में आ गया कि दो अलग अलग डीएनए होंगे और एक नए प्रकार का डीएनए बनाएंगे, तो वो डीएनए होगा, उस डीएनए को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम नाम दे देंगे रिकॉम्बिनेशन। अगला दोस्तों यहाँ पर इसके प्रयोग क्या है, तो इनके प्रयोग को बता दें कि मानव इंसुलिन, जो कि एक दवा है, मैं बताऊँगा आपको। मानव इंसुलिन एक महत्वपूर्ण खोज मानव इंसुलिन तथा अन्य हार्मोन या प्रोटीन के निर्माण में अभियांत्रिकी ई कोलाई द्वारा संभव हो सकती है। एक ई कोलाई जीवाणु, उसके द्वारा इस क्रिया संभव होती है। इंसुलिन तथा मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन इस तकनीक द्वारा किया जा रहा है। इस तकनीक में बनाई गई प्रतिरक्षा अधिक शुद्ध होती है। मतलब जो दवा होती है इसमें क्या होती है, बहुत शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं प्रोटीनों के विरुद्ध बनते हैं जिनकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला दूसरा पॉइंट दिया, आनुवांशिक रोगों की पहचान। आनुवांशिक रोग जैसे अरक्ता आदि की पहचान आनुवांशिक इंजीनियर तकनीक द्वारा की जाती है। तो इसके द्वारा क्या होती है, इसके द्वारा आप कोई भी आनुवांशिक रोग का भी पता लगा सकते हैं। तीसरा दिया, प्रतिजैविक अधिरोध। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के ज्ञान से उचित प्लाज्मिड वाहक का प्रयोग करके प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक अवरोधी जीन विकसित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, मानव आनुवांशिक रोग का नियंत्रण। इसके द्वारा कैंसर आदि रोगों का पता भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा ये सेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए इस पूरे सेट और दूसरे वाले सेट को बोर्ड पर समझा दूंगा। फिर भी आप यहाँ से पहले सेट, दूसरे सेट और तीसरे सेट के जितने भी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें और एक बार इन तीनों वीडियो को आप देख लें, और हो सके तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही अब हम नई वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित होते हैं। तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।